हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज की इस क्लास में। कक्षा 10 विषय विज्ञान। आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट 2, अम्ल क्षारक लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। तो इस पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 2 से लिया गया है, अम्ल क्षारक लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा पाठ एक ही क्लास में देखने जा रहे हैं। तो सभी छात्र और छात्राएं अपने पेन और कलम, कॉपी और किताब और पेन सभी सामग्री लेकर बैठेंगे, ताकि जो आवश्यक बिंदु हैं वो अपने लिखते जाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की। सबसे पहले बात करेंगे अम्ल को लेकर के, और यहाँ पे हम सबसे पहले जो बात करेंगे अम्लों के सामान्य गुणों की बात करेंगे। ठीक है, अम्ल के सामान्य गुण होते क्या हैं, कैसे पहचानेंगे, अम्ल का आइडिया हमें कैसे आएगा। तो अम्ल जो होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला बिंदु में यही ध्यान रखना है कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी कि जिस फल को हम खा रहे हैं यदि वो खट्टा है तो हम समझ जाएंगे कि वह अम्ल है। दूसरा, अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब लिटमस क्या होता है? लिटमस एक पेपर होता है। यह एक प्रयोग कराया जाता है कक्षा 10 में छात्रों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में, यह एक चित्र यहाँ पे है और इस चित्र में देख सकते हैं। तो एक ये नींबू का आधा भाग कटा हुआ है, और यहाँ पे ये जो है ना, ये जो पत दिख रहा है पेपर, ये लिटमस पेपर है और ये कैसा है? नीला है। और इसको नींबू पे रख दिया गया है तो ये कैसा हो गया है? यहाँ पे हल्का लाल हो गया है। तो ये पहचान होती है कि यदि नीले लिटमस को अम्ल में डुबोएंगे तो वो कैसा रंग में बदल जाएगा? लाल में बदल जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो अम्ल होते हैं यदि हम इनको घोलेंगे किसमें? जल में। यदि इसको हम जल में घोलेंगे तो ये क्या देंगे? जल में H+ आयन देंगे। यानी कि इनमें हाइड्रोजन उपस्थित ही होता है, H उपस्थित होता है। जैसे HCl है, ये HCl है, तो ये क्या, इसको जल में घोलते हैं तो ये H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। जैसे अगर हम बात करें, ये जो HCl है, HCl, तो इसको अगर हम पानी में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो ये H+ के रूप में टूट जाता है और Cl- जो होता है वो अलग हो जाता है। तो ये H+ पानी में जरूर होगा। तो इससे पहचान होगी कि H+ आयन से ही पहचान होती है किसकी? अम्लों की। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे किसकी? H2SO4 पर, H2SO4 की, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? H2SO4 दिया है। तो H2SO4 जो होता है, यहाँ पे देख लेते हैं हम H2SO4। तो H2SO4 को अगर हम जल में घोलेंगे तो ये 2PH+, और प्लस SO4, ये 2- में टूट जाता है। तो यहाँ पे भी ये H+ आयन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही CH3 में जो H होता है ये उसमें अलग हो जाता है। तो इस तरीके से अम्ल जो होते हैं जल में H+ आयन देते हैं। अब अम्ल जो होते हैं वो सांद्र अम्ल भी होते हैं
सांद्र अम्ल कौन से होते हैं? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। ठीक है, यानी कि आपने अम्ल की मात्रा जिसमें ज्यादा हो और जल की मात्रा कम हो तो वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको समझ लेनी चाहिए। हमने यहाँ पे ये बात लिख तो दी है, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। जल की मात्रा कम होगी तो कैसी कम होगी ये भी बात आपको देखनी है। अगर जैसे यहाँ पे ये 100 ml जल है, 100 ml जल है, तो यहाँ पे 40 ml या 50 ml या 60 ml से ज्यादा अम्ल नहीं होगा। ठीक है, 40-50 के बीच में या 60 तक ही ये जो रहेगा अम्ल रहेगा। तो ऐसा यदि है तो वह सांद्र अम्ल होगा, सांद्र अम्ल होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे पानी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा किस मुकाबले कम है? तो ये आपको समझना है। जैसे अब तनु की बात करें तो तनु में भी अगर यहाँ पे ये जल है 100 ml, यहाँ पे ये जल 100 ml है, तो इसमें जो एसिड होगा लगभग 20 से 30 के बीच में होता है परसेंट। तो ये तनु जो होता है विलयन, इसके अपेक्षा तुलना की जाती है। तो इसके मुकाबले यहाँ पे ये जल होता है कम और यहाँ पे जल होता है अधिक। ओवरऑल इसकी आप तुलना करेंगे आपस में अम्ल और जल की, तो जल तो हमेशा अधिक ही रहता है, क्योंकि जल में ही घोला जाता है और जल विलायक होता है। विलायक वही होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हमें समझनी है। तो ये बच्चों आपके बात समझ में आ जानी चाहिए कि अम्ल अधिक मात्रा में होता है, यानी कि विलयन जो गाढ़ा होगा वो सांद्र कहलाता है और जो पतला है वो क्या कहलाता है? तनु कहलाता है। ऐसे आप समझ लीजिए। अगर आपको जैसे तनु विलयन है आपके पास, यानी कि पतला विलयन है कहने का मतलब, ठीक है, यानी कि उसमें अम्ल की मात्रा कम है, आप ये कह रहे हैं इसका मतलब, तो उसको आप सांद्र में कैसे बदलेंगे? तो सांद्र में कैसे बदलेंगे? तो आप उसको गर्म कर दीजिए। गर्म करेंगे तो जल वहां से वाष्प बन जाएगा, तो फिर जल की मात्रा कम हो जाएगी, तो विलयन कैसा हो सकता है? तनु हो सकता है। दूसरा तरीका ये है, फिर उसमें आप क्या करें? अम्ल की मात्रा बढ़ा दें। आपने HCl लिया है तो उसमें HCl जो 20 से 30% रखते हैं तनु विलयन में, तो उसमें आप क्या करें? 50 से 60% तक कर दें उसे, तो फिर वो विलयन हो जाएगा सांद्र। और सांद्र विलयन आपको दे रखा है, तनु बनाना है, तो तनु बनाना है तो आपको 100 ml पता चला, ml आपने जल लिया था, आप इसको बढ़ा दीजिए 100 ml और कर दीजिए, तो 200 ml कर दीजिए, तो विलयन तनु बन जाएगा। सिंपल। तो ये बात हमें समझनी थी अम्ल के बारे में। अब हम बात करेंगे क्षारकों की, बेस की। तो क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, या कहीं कहीं लिखा मिलागा तीखे होते हैं, कहीं कहीं मिला के कसैले होते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्षारों के बारे में। तो एक आप समझ ले पूरी बात, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही शब्द प्रयोग हमने यहाँ पे किया है, सारे शब्द प्रयोग नहीं किए हैं। दूसरा है कि ये लाल लिटमस को क्या करते हैं? नीले में बदल देते हैं। अब देखिए साबुन यहाँ पे हमने ये लिया है, और साबुन हम लोग जानते हैं क्या होता है? ये होता है क्षार। ठीक है, क्योंकि इसमें NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और यहाँ पे हमने लिटमस पेपर लिया है। ये लिटमस पेपर बच्चों कैसा है? रेड कलर का दिख रहा है, मगर हमने इसे साबुन पे जब रखा है तो कैसा हो गया है? नीला हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को किस में बदल देते हैं? नीले में बदल देते हैं। लेकिन अम्ल के बारे में आपको ध्यान रखना है, अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। उल्टा रहता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, अब जैसे अम्ल है, जो अम्ल रहता है, अम्ल वो किस में बदलता है? लाल में।
ठीक है। अम्ल लाल में बदल देता है किसको, नीले को। तो ये यहाँ से थोड़ा आप मिला सकते हैं इसको, ये अम्ल में ला लास्ट में आता है और लाल में भी ला आता है, तो ये अम्ल का जो ला उठाएं और ला से ला की तरफ ले जाएं, तो ये अम्ल जो है लाल में बदलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, अपना ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को हो जाता है परीक्षा में काफी कंफ्यूजन, ये लाल में बदलता है कि वो लाल में बदलता है। तो एक का ध्यान रखिए, दूसरा का आपको ध्यान बना रहेगा। ठीक है, तो क्षारक जो होते हैं वो नीले में बदल देते हैं। चलिए देखते हैं आगे। और ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। जो अम्ल थे वो क्या करते थे, H+ आयन देते थे, लेकिन ये जो है यहाँ पे NaOH है, जैसे ये NaOH, इसको जल में आप डालेंगे तो ये क्या करेगा, Na+ और OH- आयन देगा, OH- आयन देगा। तो इसकी ये पहचान होती है, OH- आयन अगर है तो वो क्या है, क्षार है। OH को देख के पहचान लेंगे आप, वो क्षार है। सभी जो सोडियम जैसे क्षार हैं तो उनमें OH जरूर होगा, NaOH है, KOH है, NH4OH है। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, क्षार होंगे। OH को देख के आप पहचानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे KOH है, तो KOH भी जल में इसी प्रकार टूट जाता है। KOH किस प्रकार टूटेगा, K+ और K+ और OH- में टूट जाता है, सिंपल। और NH4 किसमें, OH किसमें टूटता है, तो ये NH4 यहाँ प्लस लगा दीजिए और OH जो होता है वो माइनस में ही रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए, बहुत साधारण चीजें हैं। अब यहाँ पे हमने उदाहरण, यहाँ पे हेडिंग पड़ी थी क्षारक, क्षारक की बात हो रही थी। अब यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं आप क्षार, तो जल में घुलनशील जो होते हैं क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी कि क्षार वो है जो जल में घुलनशील होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होंगे जिनमें OH लगा होगा बट वो जल में घुलनशील नहीं होंगे, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, फिर उन्हें क्षारक कहेंगे। क्षार जो होंगे वो जल में घुलनशील होंगे, क्षार जो होंगे जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी कि जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको पकड़ के रखनी है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात आगे बढ़ाते हैं, सूचक की बात करेंगे। तो सूचक जो है किसे कहते हैं, सूचक बहुत सिंपल है, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। ठीक है, तो वो सूचना एक तरीके से दे देते हैं आपको, सिर्फ पढ़ लेते हैं, आप समझ जाएंगे। अभी बात नहीं समझे होंगे, हमें पता है, जब इनके प्रकार पढ़ेंगे तो बात पूरी समझ में आएगी। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। तो इसके एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। प्राकृतिक सूचक, अब प्राकृतिक सूचक क्या है, जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। अब जैसे लिटमस पेपर है वो किसी लाइकेन का पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। तो ये क्या करता है, लिटमस जो पेपर है वो नीला पेपर किस में बदल जाता है, लाल में बदल जाता है, अम्ल में। अभी हमने बताया था, ध्यान रखना। और ये लिटमस पेपर किस में बदलता है, लाल में बदल जाता है, नीला लिटमस ही बदलेगा लाल में।
और ये लाल वाला क्षारक में जो होता है वो नीले में बदल जाता है। तो लिटमस पेपर के बारे में ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम हल्दी तो पीली होती है, ठीक है, और ये अम्ल में डुबोएंगे तो पीली ही रहती है, लेकिन क्षारक में डुबोएंगे तो ये कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। जैसे किसी हमारी शर्ट पे खाना ना खाते हैं तो वो शर्ट पे कहीं सफेद पे लग गया तो कैसा दाग लग जाता है, पीला हो जाता है, लेकिन उसको हम साबुन से धुलते हैं तो पहले वो लाल हो जाता है, ये हमने देखा होगा। तो अगर लाल हो गया तो हम पहचान जाएंगे वो क्या है, वो क्षारक है। तो इनके कलर से हम पहचान जाएंगे। इसके बाद हम नंबर 2 पे बात करेंगे कृत्रिम सूचक की। कृत्रिम सूचक वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं, यानी कि मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। और ये 2 सूचकों की बात की जाती है, फिनाप्थलीन है और मेथिल ऑरेंज है। फिनाप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। तो पहले फिनाप्थलीन की बात करेंगे। फिनाप्थलीन में कलरलेस अगर रहता है, जैसा कलर है जिसका आप अम्ल जो ले रहे हैं, ठीक है, सूचक, तो उसमें जो भी पदार्थ ले रहे हैं उसका वैसा ही रहता है कलर, तो फिर वो क्या रहता है, अम्ल। और अगर ऐसा रंगीन हो जाता है, गहरा लाल हो जाता है, लाल तो नहीं कह सकते हैं इसे, तो यानी कि इस कलर का हो जाता है तो इसे आप मान के चलेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, क्षार होगा। और ये मेथिल ऑरेंज बता रहा है अगर लाल हो गया है तो ये अम्ल है, और अगर ये पीला हो गया है तो ये क्षार होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो सूचक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। सूचकों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पूछ लिया जाता है वैकल्पिक प्रश्न की कौन सा इसमें है। इसके बाद गंधीय सूचक, जिन सूचकों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। तो जैसे प्याज का रस है तो इसमें कैसी गंध आती है, तीक्ष्ण गंध आए तो अम्ल होगा, ठीक है, कोई गंध नहीं आएगी क्षारक में मिलाएंगे तो वैनिला है तो ये तीक्ष्ण गंध इसमें रहेगी, यानी कि वैनिला की जो स्वाद है वो बना रहेगा, इसमें कोई गंध नहीं आएगी। लौंग का तेल है तो इसमें जैसी गंध आ रही थी वैसी ही रहेगी और इसमें कोई गंध नहीं आएगी। तो एक बार इनको पढ़ लेंगे। सूचक की परिभाषा ही सिर्फ पूछ ली जाती है और ज्यादा इसमें से पूछा नहीं जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम ज्यादा खर्च नहीं किया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हम अम्ल की परिभाषा को लेकर। तो अम्ल की यहाँ पे ये है परिभाषा कह सकते हैं, और रसायन विज्ञान में के अनुसार परिभाषा अगर आती है तो आपको यही लिखनी है, यानी कि जल की उपस्थिति में अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन H3O यानी कि हाइड्रोनियम के रूप में पाए जाते हैं। H+ जो होता है H2O से मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो यहाँ पे हम HCl को अगर जल में घोलेंगे तो ये H3O+ और Cl- बनाएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम 1-2 एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। आप यहाँ पे HCl का ध्यान रखेंगे, ठीक है, HNO3 का ध्यान रखेंगे और H2SO4 का ध्यान रखेंगे। तो ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे। और ये टूट के किस में टूटेंगे, तो जल में टूटेंगे तो H+ इनका अलग हो जाएगा, ये Cl- अलग हो जाएगा, यहाँ H+ अलग हो जाएगा, NO3 अलग हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये 2H+ हो जाएगा और ये SO4 2- हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टूटते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्षारक की परिभाषा की। तो क्षारक जो है जल की उपस्थिति में OH आयन देते हैं। जैसे NaOH है तो Na+ और OH- यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो ये OH को लेकर के हम यहाँ से पहचान सकते हैं। ये NaOH है, या हम ले सकते हैं एक उदाहरण है, एक और बढ़ा देते हैं, KOH ले लेते हैं, K+ और OH- यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं किसके,
क्षारक के। तो क्षारक को इस तरीके से आप देखेंगे। इसके बाद हम इसमें देखेंगे किस तरीके से जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियां। तो हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच का पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। तो इस तरीके से इसको मिलाया जाता है अगर आपस में आपको मिलाना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए मुख्य बिंदु रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमने अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणों को एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। तो आपसे केवल एक ही पूछा जाएगा, अम्ल के रासायनिक गुण लिखिए या क्षार के रासायनिक गुण लिखिए। यहाँ पे हम ये दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, नंबर 1 डाल के इसे आप समझेंगे। अम्ल धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन बनाता है। ये आपको कॉपी में नोट करना है कि अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस बात को साधारण भाषा है, जो यहाँ पे बिंदु दिखाई दे रहा है उसी को आपको थ्योरी में लिखना है, बस इतनी सी बात। 2HCl प्लस Zn ZnCl2 प्लस H2। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ जिंक क्लोराइड और ये क्या है, हाइड्रोजन ये बनती है। क्षारक के साथ अभिक्रिया होगी, तो क्षारक के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या प्राप्त होगा, यानी कि धातु जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। तो यहाँ पे 2NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो दोनों में ही बाहर निकलती है और दोनों में ही लवण बनता है। इसीलिए यहाँ पे हमने दोनों को साथ साथ रख के पढ़ रहे हैं, ताकि समानता और असमानता हमें पता चलती रहे। काफी समानता है यहाँ पे देखने को मिल रही है और दोनों में ही हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे हम इसकी पुष्टि करेंगे हाइड्रोजन गैस की, तो आप एक काम कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या काम करें, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ये स्टैंड लिया हुआ है। ये क्या है, एक स्टैंड है ये, और इसमें ये होल्डर है, स्टैंड ये होल्डर है, और इसमें हमने क्या लगा दिया है, ये स्टैंड, इसको क्लिप भी कहते हैं। इसमें एक ये टेस्ट ट्यूब लगाई गई है, परख नली है ये, और इसमें क्या हुआ है, HCl और है अम्ल है ये, और ये जिंक के टुकड़े छोटे छोटे पड़े हुए हैं। ये इसमें जो कलर भूरा है, ये कॉर्क लगी है, यहाँ से एक ये नली लगा दी गई है। साबुन का पानी यानी कि यहाँ पे है, ये क्षार है एक तरीके का, और यहाँ से बुलबुले के रूप में एक गैस निकल रही है, और ये ही हाइड्रोजन गैस है। इसकी पहचान आप ऐसे कर सकते हैं, अगर यहाँ से आप इसको माचिस की तीली जला के ले जाएं तो ये यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होगी और पॉप पॉप करके आवाज यहाँ पे आती है, या मोमबत्ती जला के ले जाएं तो ये पॉप की ध्वनि करके यहाँ पे ये जलेगी। तो हाइड्रोजन गैस में निहित परगनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है। तो कि यहाँ पे दोनों ही समीकरणों में हाइड्रोजन गैस निकली थी, दोनों में ही निकली थी, उसी की पुष्टि की बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक गुणों में आप इस बात को समझ लें, इस बात को आपको समझना था पूरी तरीके से, ठीक है। प्रश्न पत्र में आप इसको रासायनिक गुण में लिखें, अन्यथा ना लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद हम नंबर 2 पे बात करेंगे। नंबर 2 पे अब किसके साथ अम्ल और धातु की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो नंबर 2 पे हम बात करेंगे अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो थ्योरी आप यहीं से देख के लिखेंगे। अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट
क्या बनाते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जल बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया करके हमें कार्बोनेट से अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण है ये और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। नंबर 3 पर अम्ल धातु जो है बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अम्ल जो है धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सेम ही चीज आपको प्राप्त होगी, लवण प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी और जल प्राप्त होता है। तो 2HCl प्लस NaSCO3 ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ धातु कौन सी ली गई है, सोडियम है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको केवल सोडियम लिखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये NaCl क्या है, लवण है, चाहे लवण कर लिख दो इसके नीचे या आप सोडियम क्लोराइड लिख लें। ये जो नाम हम बोलते जाते हैं सभी के उनके नीचे लिख लेने चाहिए आपको। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये क्या है, जल। तो ये चीजें हमें प्राप्त होती हैं। तो ये अम्ल के साथ हमने 2 अभिक्रियाएं कराई हैं, किंतु क्षारक जो है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तो क्षार के साथ अभिक्रियाएं नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों में ही CO2 का परीक्षण यहाँ पे हमने बताया है, इसको समझ लीजिए एक बार आपको। तो CO2 का परीक्षण कैसे करेंगे, फिर वहीं पे स्टैंड लिया गया है, ये क्लिप लगा गया है, इसमें ये परख नली ली है, HCl डाला गया है और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को मिलाया गया है। ठीक है, ऐसा मिश्रण बनाया गया है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है ये, यानी कि यहाँ से कौन सी गैस निकल रही होगी, यहाँ से गैस निकल रही होगी कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हमने एक पात्र में ले लिया है, ठीक है, और इसमें क्या है, चूने का पानी है। तो ये चूने का पानी जो हल्का सफेद होगा वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल दूधिया हो जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि ये फिर CO2 गैस होगी। COH का वोल्टाइज ये क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने का पानी होगा, इसमें CO2 प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक है, और अधिक मात्रा में आप CO2 प्रवाहित करेंगे तो CaCO3 जो है उसमें जल होगा और CO2 प्रवाहित करेंगे तो CaSCO3 का वोल्टाइज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा और जो इसमें कलर सफेद था वो बिल्कुल जल के कलर का हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा फिर ज्यादा देर तक अगर ये कार्य करेंगे आप। तो ये आपको समझना है, केवल इसको नोट करना नहीं है, आना चाहिए आपको परीक्षण। इसके बाद हम बात करेंगे अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कराएंगे। देखिए ये आपको किसमें नोट करनी है, ये क्षार के अंतर्गत आपको नोट करनी है। ठीक है, तो क्षार में अभी अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, क्षारक के साथ कराएंगे तो लवण प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। अम्ल क्या है, HCl लिया है, NaOH की अभिक्रिया कराई तो यहाँ सोडियम क्लोराइड और जल बन जाता है। ठीक है, और ये यानी लवण क्या है, ये उदासीन इसको कर देते हैं। देखिए ये अभिक्रिया जो यहाँ पे है इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहेंगे। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अम्ल का प्रभाव अपना अलग प्रभाव रहता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है इसका अलग प्रभाव रहता है। यहाँ पे जो लवण बनता है तो इन दोनों का प्रभाव जो है उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, कोई प्रभाव इन दोनों का नहीं यहाँ रह जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे। अम्ल की 3 परिभाषाएं हो गई, 3 रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई, ये चौथी है। तो अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो धात्विक ऑक्साइड यानी कि जैसे ये Cu क्या है, धातु है, इसके साथ O लगा दो तो ये धात्विक ऑक्साइड हो गया।
ऐसे ही Mg जो है इसके साथ वो लगा लो तो ये भी ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पे लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया है कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल CuCl कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा बन जाता है? नीला हो जाता है। तो ये हमें अभिक्रियाएं ज्यादातर याद ही वही करनी पड़ती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अधात्विक ऑक्साइड यानी कि यहाँ पे ये अभिक्रिया हम नंबर 3 पे हो या 4 पे हो देख लेंगे उसको। तो ये जो है किसके साथ करेंगे? क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे अधात्विक की। कोई धातु नहीं होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। तो क्षारक लेंगे CaOH का वोल्टेज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। तो यहाँ क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस जल बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक क्षारक है और ये एक जल है। ठीक है, यहाँ पे हमने थ्योरी नहीं लिखी है, थ्योरी आप स्वयं से लिखेंगे। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो थ्योरी तो बहुत सिंपल है, इसीलिए इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको याद करें और थ्योरी तो आप लिख ही लेंगे समीकरण यदि याद होगा तो। चलिए अब हम बात करेंगे अम्लों व क्षारकों की प्रबलता की। अम्लों व क्षारकों की प्रबलता। तो अम्लों और क्षारकों की प्रबलता ये कैसे पता करेंगे? किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा H+ आयन या OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी कि कोई जल है और उसमें H+ आयन ज्यादा है तो वो प्रबल अम्ल होगा, अगर यदि OH- आयन ज्यादा है तो वो प्रबल क्षार होगा। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। देखिए एक पैमाना दिया गया था, ठीक है, और जिसमें वैल्यू दी जाती हैं 0 से लगा करके कितनी 14 तक दी जाती हैं। तो इस पैमाने से हम अम्ल और क्षार की वैल्यू समझ सकते हैं। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंग से प्रदर्शित करते हैं। एक बार समझ लीजिए, इसका मोटा मोटा हम आइडिया दे देते हैं। अगर 0 से और 7 से कम मान है तो यानी कि ऐसे रंगीन मान हैं इस तरीके के, तो ये अम्ल होता है ऐसा पदार्थ। यानी कि लिटमस पेपर उसमें ले जाएंगे और ऐसा रंगीन कलर आएगा, जिस कलर से मैच कर जाएगा उसका pH मान उतना होगा। अगर यहाँ पे बहुत गहरा रेड आ गया तो 1 होगा, हल्का रेड आया तो 3 होगा, और हल्का 4, और हल्का 5, और हल्का पीला आ गया तो ये 6 हो जाता है। और इस तरीके के देखिए डल कलर होते हैं जो ज्यादा चमकीले भड़कीले नहीं होते हैं, ये कलर क्षारक के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि 0 से और 7 से कम मान है, 0 से लेकर के 7 से कम आए तो वो क्या होता है? अम्ल होता है। और 7 से अधिक हो और 14 तक हो तो वो क्षार का काम करता है, क्षार की वैल्यू होती है वो। और 7 जो है वो शुद्ध जल का मान होता है। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें हमने यहाँ पे देखिए pH स्केल इसको कहते हैं या pH पैमाना इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये मान यहाँ पे दिया हुआ है, इसी बात को दिया हुआ है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर जो है अम्ल की वैल्यू को आप ध्यान रखेंगे, इधर वाला अम्ल होगा और इधर वाला 7 से अधिक 14 तक क्या होता है? ये क्षार होता है pH मान। ठीक है, यहाँ पे हमने दिखा दिया है अम्ल, इधर वाले क्या है? अम्ल है 7 से। ये क्या है? ये उदासीन होता है, और या आप कहिए ये लवण होता है। ठीक है, लवण जो होता है उदासीन ही होता है, और इधर जाने पे क्षारकता बढ़ेगी। तो ये यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात ये है कि इधर जाने पे अम्ल का मान बढ़ता है। यानी कि ये मान जितना कम होगा 6, 5, 4, 3, 2 जितना कम होता जाएगा अम्लता उतनी बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। और क्षारकता में अगर जितना मान ये वैल्यू बढ़ेगी, 8 है, 9 है, 10 है, जितना ज्यादा मान होगा उतनी क्षारकता तब बढ़ेगी। यहाँ पे अम्लता का मान कम होगा तो वो फिर बढ़ेगी, और क्षारकता में वैल्यू बढ़ने पे क्षारकता बढ़ती है। अगर कह दिया जाए
दो अम्ल हैं, एक का मान 2 है और एक का मान 3 है, तो कौन सा प्रबल अम्ल है? तो 2 वाला प्रबल अम्ल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर इसमें प्रश्न आ जाए, दो क्षार हैं, एक का मान 10 है और एक का 12 है, तो 12 वाला प्रबल होगा, प्रबल क्षार होगा। इस बात को आपको पकड़ लेना चाहिए। इसके बाद देखिए पीएच जो है 7 है तो वो उदासीन विलयन होगा। पीएच का मान कैसा है? 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और पीएच का मान 7 से ज्यादा है तो वह विलयन क्षारीय होगा। तो ये पीएच के बारे में जानकारी है। पीएच के मान के संबंध में हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। 0 से 7 तक अगर मान है तो विलयन अम्लीय होते हैं। पीएच का मान जितना कम होगा अम्लता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। और 7 पर यहाँ पे लिख लें, 7 पर विलयन उदासीन होता है, जैसे कि शुद्ध जल या ध्यान रखें आशुद्ध जल, आशुद्ध जल भी इसको कहते हैं, तो इसका मान 7 होता है। और 7 से अधिक हो और मान 14 तक हो तो वैसा विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। और इसमें आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है, पीएच मान जितना अधिक होगा क्षारकता उतनी ही अधिक होगी। जैसे 13 और 14 यहाँ पे जो होगा वो सबसे अधिक क्षारीय मान वाला क्षार होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, परिभाषा की भी बात कर लेते हैं। पीएच की परिभाषा भी आनी चाहिए। पीएच के बारे में इसका पूरा नाम जो होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका पूरा नाम ये होता है। और ये जो पीएच की परिभाषा है, पीएच के बारे में बात की थी सबसे पहले, ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने इसके बारे में बात की थी, सोरेनसन ने। तो यहाँ पे इन्होंने एक सूत्र दिया था, पीएच बराबर माइनस लाग और एच प्लस। ये सूत्र आपको याद रखना चाहिए और इसी को देख के ये परिभाषा बनी गई है। ये कुछ भी नहीं है, ये केवल ये है पीएच बराबर -log10H+। ये परिभाषा यहीं से बनती है और पीछे से परिभाषा यहाँ पे आप बनाएंगे। देखिए पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता की का एक माप है। पीएच मान यह विलयन में मौजूद हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का, ये देखिए यहीं से बनाएंगे पीछे से, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है, ठीक है, ऋणात्मक लघुगणक होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएच बराबर ये लॉग, और अगर ये माइनस अब चिन्ह हमने यहाँ पे हटा दिया है तो 1/H+ भी लिख सकते हैं। इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है माइनस लगाओगे तो H+ ऊपर चला जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखें। अब पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व, तो नंबर 1 पे बिंदु है, हमारा शरीर जो होता है इस पीएच पे सही से काम करता है। किस पीएच पे सही से काम करता है? तो ये हमें 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर भी और तमाम जीवधारी भी ऐसे ही कार्य करते हैं। और अगर हमारा शरीर का में पीएच मान की वैल्यू बढ़ जाए, देखिए हमारे शरीर में HCl का निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और वो क्या करता है, वो भोजन को पचाने में सहायता करता है। और यदि किसी को व्यक्ति को अपच हो जाए, अपच यानी कि भोजन ना पचे, तो फिर HCl वो इकट्ठा हो जाता है, ज्यादा मात्रा शरीर में हो जाती है, तो फिर शरीर का पीएच मान बढ़ जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जलन होती है, ठीक है, दर्द का महसूस होता है, और जो भोजन नली की आंतरिक त्वचा होती है उस पे दाने पड़ जाते हैं। जब वो खाना खाता है तो उसे जलन, दर्द ये सब महसूस होगी, तो ये समस्या होने लगती है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है,
जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो अम्ल की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए ऐसी दवा डॉक्टर देगा जिसमें क्षार मिला हो, क्योंकि अम्ल से जब क्षार मिलता है तो उदासीनीकरण की विक्रिया होती है, दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यही बात अभी हमने पहले समझी थी। ठीक है, तो इसके लिए डॉक्टर लोग जो देते हैं MgOH का होल ट्वाइस, ये दवा होती है मैग्नीशियम Mg, ये हम बनाए यहाँ सही से, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये दवा दी जाती है। ये OH से देख के पता लगा सकते हैं इसमें क्षार है, और शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो ऐसा ही कोई आपको क्षार दिया जाएगा, तो अभिक्रिया होगी तो वो न्यूट्रल कर देगा इसको। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के भी नाम से जाना जाता है। ये पूछा गया है भाई कई बार, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये आप ध्यान रखेंगे, मैग्नीशिया। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है जब व्यक्ति के शरीर में ज्यादा अम्ल बनने लगता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये पहला पॉइंट है, इसके बारे में हमने बात की। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, वर्षा जल। वर्षा जल का pH मान आप ध्यान रखेंगे, पूछा गया है 5.6 से कम अगर हो जाए तो। देखिए वर्षा जल क्या होता है, वर्षा जब होती है यानी कि जब बारिश होती है, सीधा मतलब ये है भाई, जब बारिश होती है तो हमारा वातावरण वायुमंडल बहुत गंदा हो चुका है, उसमें तमाम गैसें हैं, तो जिसकी वजह से उसमें वो गैसें घुल जाती हैं उस जल में, तो उससे क्या हो जाता है, pH मान जल का कम हो जाता है। pH मान कम हो जाता है, कहने का मतलब वह जल कैसा होता है, अम्लीय हो जाता है। तो जो फिर तालाबों में जलीय जीव हैं तो उनको फिर उनका जीवन कठिन हो जाता है, अम्लीय जल में वो फिर रह नहीं पाते हैं। तमाम बिल्डिंगें वगैरह हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है इसी अम्लीय वर्षा के कारण। इसीलिए कहते हैं ताजमहल का रंग कैसा पड़ता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है, और इसका कारण भी यही बताया गया है कि ये जो अम्लीय वर्षा होती है तो इसी की वजह से ताजमहल का जो व्हाइट रंग है वो कैसा होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है। इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दोनों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो अभी हमने देखिए HCl की बात की थी, ज्यादा हो जाता है तो अम्ल बढ़ जाता है। अगर यह मान 5.5 से कम हो जाए तो हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय माने उसका क्षतिग्रस्त होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। दांत जो होते हैं ना, इस तरीके से हमारे दांत होते हैं, इनके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, इनको इनेमल परत कहते हैं, जिसके ऊपर हम रोज ब्रुश रगड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो परत चढ़ी होती है, और अगर हम ज्यादा परत ब्रुश रगड़ेंगे तो ये परत क्या होती है, धीरे धीरे घिस जाती है, और अगर ये परत में हल्की छेद भी हो जाए, जरा सी वायु उसमें पहुंच जाए तो फिर ये क्या होता है, हमारे दांत में दर्द होने लगता है। और या ज्यादा अम्ल बने शरीर में तभी ये परत गल जाएगी ऊपर वाली, जिसको एनेमल बोला है, कहा जाता है, तो भी फिर हमारे दांत में क्या होता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, तो परत ये गलनी नहीं चाहिए, घिसनी नहीं चाहिए, इसलिए हमें ब्रुश डेली नहीं करना चाहिए, नहीं तो 10-20 साल में ये परत जब घिस जाएगी तो फिर दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर आपकी जो ऊपरी परत जो सुरक्षा के लिए लगाई गई है वो घिस जाती है, फिर अंदर वाले जो मैन जो आपका दांत होता है वो जब दिखने लगता है, ठीक है, तो फिर आपको वो तो बंद रहता है, अगर हवा भी उसमें पहुंच जाए तब भी आपको दर्द और चुभन होगी, गर्म पानी जाएगा तब भी आपको दर्द होगा। तो फिर आप तो डॉक्टर के साहब के पास चक्कर लगाते रहते हैं, और 2-3 साल तक वो दवा खिलाएगा, जब आप थक जाएंगे तो फिर दांत आपका निकाल के हाथों में पकड़ा देगा, क्योंकि फिर सही होना नहीं। एक ही जुगाड़ है, उसके ऊपर कैप लगा देता है, कभी कभी डॉक्टर कैप लगा देते हैं, तो वो परत का काम करता रहता है, और जब तक वो परत चलती रहती है तब तक फिर आपका दांत बचा रहता है।
तो इसलिए ये ध्यान रखें कि मंजन जो है हिसाब से करना चाहिए, ज्यादा बुरुश जो है रगड़ नहीं चाहिए, सफाई के चक्कर में फिर दांत ही घिस जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण क्या होती है, जलन व दर्द का अनुभव होता है। अब देखिए मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी होती है, ये डंक अपना मारती है तो वहां मैथोनोइक अम्ल छोड़ देती है। जब ज्यादा अम्ल छोड़ दिया तो जलन और दर्द का अनुभव होगा। तो इसके लिए भी अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट लगा लें, बुखार होता है तो फिर आराम मिल जाती है। या अच्छी उपज के पौधों के लिए या कोई और क्षार ले लें तो उससे क्या हो जाता है, तो उससे हमें राहत मिल जाती है। अच्छी उपज के लिए पौधों की एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। तो जो खेती बाड़ी है, यानी कि अच्छी उपज चाहिए तो वहां पे भी एक सही पीएच मान की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये लगभग 8 से कम तक ही सही पीएच मान रहता है खेती के लिए उपयुक्त। तो ज्यादा कम हो जाए या ज्यादा हो जाए पीएच मान, तो ऐसी स्थिति में फिर अच्छी फसल हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इन सब को देखते हुए पीएच का बहुत हमारे जीवन में महत्व है। हमारे शरीर की बात करें, वो भी एक सही पीएच पे कार्य करता है। जलीय जीव हैं, वो भी एक सही पीएच पे ही रहते हैं। दांत वगैरह हैं तो वो भी एक सही पीएच पे ही सुरक्षित रह पाते हैं। ठीक है, कोई हम लोग मधुमक्खी या किसी कीड़े के द्वारा हमारे शरीर में छोड़ा जाता है तब भी हमें समस्या होती है। अगर हमें अच्छी खेती करनी है, उपज अच्छी लेनी है, तो उसके लिए भी एक निश्चित पीएच सही होना चाहिए। इसकी हम कभी कभी जांच भी कराते हैं, मिट्टी में पीएच की जांच भी कराते हैं इसीलिए लोग, कि पीएच मान ज्यादा है या कम है। तो इसके लिए हमें पीएच का महत्व जो है ये इस यहाँ से स्पष्ट होता है। तो आशा है आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पे अब हम ये पीएच मान 4, ये कुछ सवाल हैं पीएच मान से संबंधित, तो इनको देख लेते हैं। पीएच मान से संबंधित एक ये सवाल हमने लिया है यहाँ पे, तो देखिए जरा पीएच मान से संबंधित ये सवाल है, इसको देख लेते हैं। ठीक, 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब ये है OH माइनस आयन है, 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। और यहाँ पे आपको ये सूत्र के ध्यान रखना चाहिए, जल का आयनिक गुणनफल का मान जो होता है वो 1 × 10⁻10 होता है। यानी कि इसको आप जल के आयनिक गुणनफल को ऐसे लिख सकते हैं, H प्लस और गुणे OH माइनस बराबर होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, 1 × 10⁻14 होता है। तो ये एक तरीके का सूत्र होता है और इसको आप ध्यान रखेंगे, इस सूत्र की ही यहाँ पे आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे OH हमें दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, ये यहाँ से निकाल लेंगे तो H प्लस को इधर लाएंगे तो H कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। 1 × 10⁻14 OH नीचे भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 × 10⁻14 और OH का मान हमने रख दिया 1 × 10⁻10। ये 10⁻10 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा और 10⁻14 है माइनस के, तो ये प्लस के हैं 10 हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे माइनस के 4 बचेंगे। 1 × 10⁻4 मोल प्रति लीटर, ये किसका मान आएगा, ये H प्लस का मान आएगा। ठीक है, तो ये हमें ठीक है, और एक हमें सूत्र यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, वो कौन सा सूत्र है, H प्लस बराबर, हम H प्लस को ऐसे भी लिखते हैं 10⁻⁻pH। ठीक है, हम H प्लस को ऐसे भी लिखते हैं, तो ये भी हमें बात अभ्यास करेंगे तो तभी आ पाता है। तो ऐसे ही लिखा जाता है, इस बात को आप एक तरीके से ध्यान रखें, ये भी सूत्र ही होता है। तो ये H प्लस का मान कितना आया है,
1 गुणे 10 की घात -4 इतना आया है। और इसको हमने ऐसा लिखा, ये तो बेस है तो ये बेस को हटा देते हैं, माइनस को भी हटा देते हैं, पीएच का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम देखेंगे। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता जो हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता है 1 गुणे 10 की घात -5 है। ठीक है, तो ये देखिए OH आयन की सांद्रता यहाँ लिख ली गई है। पीएच मान सेम ही सवाल है, वही सूत्र यहाँ भी लगेगा। जल का आयनिक गुणनफल 1 गुणे 10 की घात -14। यहाँ पे भी हम H प्लस निकालेंगे, OH को नीचे ले जाएंगे तो OH का मान कितना है, ये इतना था, तो इसको रख देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की घात -14 है, ये 10 की घात प्लस का मान हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये। ठीक है, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का कितना बचेगा, 9 बचेगा। 14 में से 5 गया, 9 बचा। ठीक है, तो ये H प्लस का मान आ गया। तो H प्लस बराबर होते हैं 10 की घात माइनस PH। ठीक है, 10 की घात माइनस PH। तो माइनस PH, तो माइनस पहले से है, माइनस 10 की घात -9 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो पीएच का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलिए अब हम 5वां सवाल और है यहाँ पे, तो इसको देख लेते हैं। ये H प्लस की सांद्रता इस बार दे दी है, कितनी है H प्लस की सांद्रता, आप लोग यहाँ नोट कर लेनी चाहिए। यहाँ पे ये जितनी है इतनी ही नोट कर लेंगे। ठीक है, 4.0 गुणे 10 की घात -9 मोल प्रति लीटर। तो बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। बिलियन की प्रकृति क्या है, और लाख 10 की घात 2 का मान इतना है, 0.3010। ठीक है, तो यहाँ पे ये सूत्र आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस की वैल्यू इस तरीके से दे रखी है इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। पीएच बराबर होता है, एक सूत्र हमने शुरू में सबसे पहले यही लिखाया है, उसी को यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। पीएच बराबर माइनस log H प्लस। तो माइनस log को इतना ही रखिए, H प्लस का मान जो है वो हमने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, माइनस log को इतना रखिए। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको खोलेंगे तो माइनस log से गुणा हो जाएगी, यहाँ माइनस log 4.0 हो जाएगा और माइनस log 10 की घात -9 हो जाएगा। ये माइनस log 4 को इस तरीके से लिखेंगे, माइनस log 2 की घात 2, और log 10 का मान जो होता है, एक बात समझ लीजिए यहाँ पे इस बिंदु को समझ लें। इन्होंने क्या किया, ये 9 को आगे ले गए हैं, -9 को आगे ले गए, तो -9 और पहले से यहाँ 9 है, -9 पहले से ही माइनस है, तो ये फिर हो गया है +9, और log 10 का मान होता है 1, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे 9 लिख दिया है इन्होंने सीधे, क्योंकि +9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इनको 2 को ये घात जो है वो आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो -2 log 2 +9, तो -2 और log 2 का मान इन्होंने यहाँ पे दे रखा था, ये इतना होता है। इसकी गुणा करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो ये इतना आ जाएगा। ये प्लस में है और ये मान किस में आएगा, माइनस में आएगा, इसमें घटाया जाएगा तो ये इतना आ जाएगा, और ये मान जो है 7 से अधिक है, तो विलयन की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। तो ये थोड़ा सा कठिन सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये लाख की वैल्यू वाला सवाल है, और इनका अभ्यास जो है बाद में हम करेंगे। यहाँ पे 1-2 सवाल लिए थे। अब हम बात करेंगे अम्ल के बाद लवणों की। लवण की बात कर लेते हैं। लवण क्या होते हैं, किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया NH3, ये क्षार है, HCl लवण, HCl अम्ल है, और NH4Cl बना तो ये लवण है। यानी कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्राप्त होगा। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। एक और समीकरण लिया गया है, NaOH + HCl गिव्स NaCl + H2O। ठीक है, तो लवण को जल में घोलने पर वह अपने आयनों में टूट जाता है। धन आयनों को भास्मिक मूलक और ऋण आयनों को अम्लीय मूलक कहते हैं।
NaCl प्लस ये किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। लवण के प्रकार की बात करेंगे, लवणों का वर्गीकरण यानी कि हम देखेंगे लवणों का वर्गीकरण। लवण 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण, वे सरल लवण जिनमें H प्लस और OH आयन नहीं होते उन्हें सामान्य लवण कहते हैं, जैसे NaCl और KNO3। दूसरा है अम्लीय लवण, वे लवण जो H प्लस आयन जिनमें होते हैं, जिनमें H प्लस आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं, जैसे NaHSO4 और NaHCO3, दोनों में H मिलेगा आपको, ये जल में घोलेंगे तो H प्लस आयन देंगे। इसके बाद है क्षारकीय लवण, क्षारकीय लवण में क्या होंगे, OH माइनस आयन होंगे, क्षारकीय लवण कहलाएंगे। MgOHCl, ZnOHCl, PbOH, NO3, जल में घोलेंगे तो ये OH आयन देंगे। मिश्रित लवण, वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन मिश्रित होते हैं तो मिश्रित लवण कहलाते हैं। NaKSO4, तो ये जो है Na प्लस में और K प्लस में और SO4 माइनस में टूटेगा। CaOCl ये भी मिश्रित लवण है, ये Ca2 प्लस में टूटेगा, ये O माइनस में Cl और ये Cl माइनस में टूटता है। तो ये लवणों के प्रकार हैं, 4 प्रकार हो गए हैं। इसके बाद हम 2 प्रकारों की और बात करेंगे। द्विक लवण, द्विक लवण क्या होता है, 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के बाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। द्विक लवण में सरल लवणों का अनुपात निश्चित होता है तथा इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है, जलीय विलयन में ये आप पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, पोटास एलम यानी कि फिटकरी जिसको कहते हैं, इसका सूत्र देखेंगे, K2SO4Al2SO4 का होता है 24H2O। दूसरा, इसमें द्विक लवण के मतलब 2 लवण होते हैं। ठीक है, ये भी एक लवण है K2SO4, Al2SO4, ये भी एक लवण है, जल में घोला गया है। 24H2O का मतलब बहुत ज्यादा जल है। मोहर लवण FeSO4, ये भी एक लवण है। NH4 का SO4, ये भी एक लवण है। 6H2O ये जल में घोल दिया गया है। ये दोनों द्विक लवण है। संकर लवण क्या है, 2 लवण इसमें मिलाए जाएंगे, वे लवण जिनमें आयन या अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं संकर लवण कहलाते हैं। K4FeCN6 तथा CuNH3 का 4Cl2 संकर लवण है। K4FeCN6 में Fe2 प्लस तथा Cn माइनस के मध्य उपसंयोजक बंध उपस्थित होता है। CuNH3 का 4Cl2 में Cu2 प्लस तथा NH3 के मध्य उपसंयोजक बंध उपस्थित होता है। ठीक है, आप केवल ये 2 उदाहरण ध्यान रखें बस, और परिभाषा लिख दें, बस बात खत्म। तो ये इनके बारे में, लवणों के वर्गीकरण के बारे में हमने बात की, तो इनके बारे में एक एक उदाहरण याद रखें, इसी से कार्य संपन्न हो जाएगा। अब हम यौगिकों की बात करेंगे। यौगिक भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं।